रीवा में रविंद्र और राजू नाम के दो भाई हुआ करते थे। एक पान की दुकान पर दोनों भाई काम करते थे। खासा पैसा तो नहीं कमाते थे, पर दाल रोटी का खर्च चल जाता था। राजू छोटा भाई था और रविंद्र बड़ा भाई था। राजू, क्या कर रहा है? सुबह के 7 बज गए, जल्दी उठ और जाकर दुकान खोल। उठ रहा हूँ भैया। रात को बर्तन धोते वक्त उंगली कट गई थी, उसका दर्द पूरी रात सोने नहीं दिया। तो जाकर अस्पताल में दिखा लेना, फिर दुकान खोल लेना। रविंद्र आराम से 10 बजे के आसपास दुकान पर आया करता था और आकर कमाई का हिसाब लेकर चला जाता था। एक दिन दोनों भाई में दुकान के हिसाब को लेकर झगड़ा हो गया। ये 50 रुपये का पान किसे बेच डाला जो तू लिखा है? हर ग्राहक का चेहरा याद नहीं रहता। तो उसका हिसाब किधर है? उधारी करके गए होंगे वो। तू चोरी करता है, झूठ बोलता है, निकल जा यहाँ से। राजू दुकान छोड़कर चुपचाप जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में राजू काफी दूर आ गया था। उसे खुद नहीं मालूम था वो कितना ज्यादा अंदर आ गया। वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था। ये क्या कर दिया मैंने? अब वापस कैसे जाऊं? रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझको। अंधेरा होने लग गया था। राजू अब घबरा गया था। अंधेरा होने वाला है। अगर रास्ता खोजने निकलूं और कोई जंगली जानवर मुझे खा जाए तो? नहीं, मैं रात कहीं छिपकर गुजारा कर लेता हूँ। राजू ने एक पेड़ पर चढ़कर उसी पे रात कटाने का व्यवस्था बना लिया। रात हो चुकी थी। उल्लुओं ने आवाज करना शुरू कर दिया था। ये कैसी आवाज आ रही है? शायद उल्लू है। हाँ, ये उल्लू की ही आवाज है। फिर गड़गड़ाहट की आवाज हुई। इतनी भाग दौड़ और रास्ता खोजने के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया कि मैं सुबह से भूखा हूँ, इसीलिए ये मेरा पेट भी आवाज कर रहा है। अब इस जंगल में खाना किधर से लाऊं? तभी थोड़ी देर में राजू को उसी पेड़ के एक कोह में नजर पड़ी। उसमें एक रोटी रखी हुई थी। ये क्या? इसमें तो रोटी रखी है और ताजा भी लग रहा है। राजू थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया और फिर सोचने लगा, इस भीषण जंगल में, इस खोह में रोटी कौन छोड़ सकता है भला? शायद पंछी उड़ाकर ले आए होंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद है। चलो खाकर भूख को कम कर लेता हूँ। आज का नसीब इतना ही है, भूखे नहीं सोना पड़ेगा कम से कम। राजू ने रोटी को जैसे ही हाथ में उठाया, उस कोह में 2 पत्ते टूट कर गिरे और जैसे ही राजू पत्ते उठाकर उस पर वही रोटी रखकर खाने लगता है, वो पत्ते गर्मा गर्म रोटी बन गए। ये रोटी तो जादुई है। इसे छूते ही पत्ते गर्म रोटी बन गए। राजू ने वो गर्म रोटी खाई। अरे वाह, इस रोटी का स्वाद तो लाजवाब है। किसी सब्जी की जरूरत ही नहीं है साथ में, इंसान यूं ही खा सकता है। राजू ने उस कोह में 1-2 पत्ते और डालकर उसको रोटी बनाकर खाया और उस जादुई रोटी को वही कोह में रहने दिया। ये रोटी यहीं सुरक्षित रहेगी। इसे कहीं ले जाऊंगा तो दूसरों को पता चल जाएगा। वैसे भी कौन आएगा इतने भीषण जंगल में। रोटी खाकर राजू सोने को सोचा। चलो अब सो जाते हैं, सुबह देखते हैं क्या करना है। सुबह होते राजू की थकान भी मिट चुकी थी। वो कुछ पत्तों से रोटियां बनाकर अपने साथ रख लिया और रास्ता खोजने में निकल गया। अगर रास्ता फिर भटक गया तो ये रोटियां मेरे काम आएंगी। वो रास्ते खोजते हुए जंगल के बाहर एक हाईवे पर पहुंच गया। शायद वो सड़क है, चलकर देखता हूँ। जादुई रोटी जिस पेड़ की कोह में रखी थी वो भटक न जाए, इसलिए राजू ने रास्ते में निशान लगा दिए थे। हाईवे पर एक ढाबा था। राजू वहाँ काम मांगने के सिलसिले पूछताछ करने गया। कोई काम मिलेगा सर जी? भाई ने घर से निकाल दिया है। बेटा, वैसे भी इस जंगल को देखकर हाईवे में गाड़ियां कम रुकती है। जो रुकती हैं वो सब रोटी खाने के लिए रुकती हैं। तू रोटी बना सकता है तो यहीं रुक जा, खुद भी खाना और ग्राहकों को भी खिलाना। मुनाफे में तेरी पगार भी बनेगी। उस ढाबे पर रोटी बनाने वाला मिस्त्री काम छोड़कर चला गया था। ठीक है, मैं रोटी बना तो दूंगा, पर उसको मैं यहाँ ढाबे पर नहीं बनाऊंगा, मेरी अपनी जगह से बनाऊंगा।
मुझे रोटी से मतलब है, जैसे लगे खिलाना। अगले दिन रोजाना सुबह राजू जंगल से रोटियां बनाकर लाने लगा। वाह, यहाँ की रोटी का स्वाद लाजवाब है। ये लीजिए 50 रुपए एक्स्ट्रा टिप इन स्वादिष्ट रोटियों के लिए। शुक्रिया सर जी, सब हमारे इस राजू का कमाल है। इस तरह से राजू की रोटी पूरे शहर में मशहूर हो गई। ढाबा शानदार चलने लगा। ढेर सारे बस और ट्रक ढाबे पर रुकने लग गई। राजू जादुई रोटी पेड़ के पत्तों से रोटी बनाने के साथ साथ वहीं पर नए पेड़ लगाने भी चालू कर दिया। नाम मशहूर होने के बाद रावेंद्र भी राजू से अपनी गलती की माफी मांगने आ गया। हो गया राजू, अब तू बड़ा आदमी बन गया है। मुझसे भी भूल हो गई थी, तुझे निकालना नहीं था मुझे। कोई बात नहीं भैया, अब यहाँ ग्राहक आने लग गए हैं। पान की दुकान को यहाँ लगा दीजिए। वैसे भी वहाँ ग्राहकी नहीं थी। और फिर रावेंद्र उस ढाबे के पास ही पान की दुकान लगा लिया। मगर जैसे ही रावेंद्र पान की दुकान लगाता है, कुछ लोग वहाँ आते हैं। अरे सुनो, ये जमीन हमारी है, तुम यहाँ अपना दुकान कैसे लगा सकते हो? जल्द से जल्द अपना दुकान हटाओ यहाँ से। जी, मेरा भाई यहीं सामने ढाबे पे काम करता है, इसीलिए मैंने भी यहीं पास में अपनी दुकान लगा ली है। अरे वो हम नहीं जानते, तुम्हें जो भी करना है करो, मगर यहाँ से अपनी दुकान हटाओ, वरना मजबूरन हमें तुम्हारा दुकान तोड़ना पड़ेगा। जी, कोई तरीका नहीं जिससे मुझे ये दुकान नहीं हटाना पड़े? हाँ, तरीका तो है। तुम ये जमीन खरीद लो, हम पैसे लेकर चले जाएंगे, फिर तुम अपना दुकान लगा सकते हो। 2 दिन में हम वापस आएंगे, दुकान नहीं हटा तो तोड़ देंगे। सभी जाने लगते हैं और तभी वहाँ राजू आता है। कौन थे ये लोग और क्या कह रहे थे? भाई, मुझे ये दुकान हटाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पान नहीं बेच सकता। क्यों भैया, क्या हुआ? उन्होंने कहा है ये जमीन उनकी है, इसीलिए जल्द से जल्द मैं ये दुकान हटा दूं, और अगर ये दुकान चाहिए तो उनकी जमीन खरीदनी होगी। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जो मैं ये जमीन खरीद सकूं। वो लोग 2 दिन में वापस आएंगे और दुकान तोड़ कर जाएंगे। रावेंद्र दुखी होकर वापस घर जाने लगता है। सुन भाई, अब मेरा यहाँ कुछ काम नहीं, तुम अपना काम करो, मन लगा कर करो। मैं इस दुकान को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए कुछ दिन बाद तुमसे मिलने आऊंगा। जी भैया, ठीक है। 2 दिन बीत जाते हैं। रावेंद्र राजू से मिलने ढाबे पर आता है। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपनी दुकान चलाइए। भाई, तू भी क्या मजाक कर रहा है? अब तक तो उन लोगों ने दुकान तोड़ ही दिया होगा। अच्छा, एक बार जाकर तो देखिए। रावेंद्र देखता है उसका पान का दुकान एकदम सही सलामत था। अरे, ये कैसे हो गया? भैया, मैंने उनसे ये जमीन खरीद ली है। अब आप आराम से अपना दुकान चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या सच में? भगवान तेरे जैसा भाई सबको दे। रावेंद्र पान बेचने का काम करने लगता है और राजू रोटी का। वाह, एक तो इतना बढ़िया रोटी इस ढाबे की, उसके बाद पान खाने का अलग ही मजा है। जरूर साहब, बताइए क्या लेंगे पान में? कथिया चूना सुपारी के साथ बढ़िया पान खिलाओ भैया। अभी लीजिए साहब। इस तरह से आगे चलकर ढाबे वाला राजू और पान वाला रावेंद्र अपने अपने काम से सभी धनवान हो गए। राजू ने अपनी जादुई रोटी से ढाबे की किस्मत चमकाई और राजू की वो जादुई रोटी की वजह से रावेंद्र का पान दुकान चल उठा। राजू यूं ही पत्तों को रोटियां बनाकर आगे भी पेड़ लगाता रहा। रमेश बहुत मेहनती था। उसकी एक जनरल स्टोर की दुकान थी। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। घर में उसकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे थे, जिनका नाम उसने बड़े प्यार से गुड्डू और गुड़िया रखा था। गुड्डू 14 साल का था, गुड़िया उससे 1.5 साल छोटी थी। वो सब मिलकर रविवार के दिन बाजार जाते और जरूरत का सारा सामान ले आते। एक बार, पापा मुझे चिप्स खाना है। मुझको तो अंकल चिप्स ही अच्छा लगता है। हाँ भाई, ले लेना। रमेश ने दोनों बच्चों को चिप्स के एक-एक पैकेट दिलवा दिए। वो बड़ी खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। रमेश दिन भर अपने काम पर रहता
और सुनीता बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने घर के काम निपटा कर घर के पीछे लगे बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल करती। एक बार रमेश जैसे ही घर आया, पापा चलो ना, आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। आज कोई सब्जी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा था कि हम आज बाहर ही खाने चलेंगे। चलो भाई, जब सबकी इच्छा है तो आज बाहर ही खाकर आते हैं। पापा आप मुझे पहले अंकल चिप्स लाकर दो ना। तुम मेरा बैग लेकर आओ। गुड़िया झट से पापा का बैग ले आई। मुझे मालूम था कि ये चटोरी लड़की जरूर चिप्स मांगेगी, इसीलिए मैं पहले ही ले आया। पापा मैं चटोरी नहीं हूँ। सब मिलकर बाहर रेस्टोरेंट में खाने गए। रमेश को बच्चों और पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन, सुनीता, लगता है हमारे बिजनेस को किसी की नजर लग गई है। क्यों, क्या हुआ? आजकल हमारे बगल में ही एक बहुत अच्छी दुकान खुल गई है। सारे ग्राहक वहीं से सामान ले जाते हैं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर तुम पता करो कि क्यों सारे लोग हमारी दुकान से सामान नहीं ले रहे हैं। अरे, एक दिन एक बच्चे ने हमारी दुकान से फ्रूटी खरीद कर पिया और उसे फूड पॉइजन हो गया। बच्चा तो बच गया, पर हमारी माल की क्वालिटी को लेकर उन्होंने शिकायत कर दी है। जांच जब तक पूरी होगी तब तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा मत कहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। रमेश बहुत परेशान लग रहा था। एक बार बदनामी का दाग लग जाता है तो ग्राहक दुकान बदल देते हैं। उसका काम धीरे धीरे ठप हो रहा था। भाग दौड़ करके भी वो अपनी दुकान बचा नहीं पाया। अंत में दुकान में ताला लग गया। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने से बच्चों का एडमिशन पास के ही सरकारी स्कूल में करवाना पड़ा। एक दिन जब वो बहुत परेशान था, पापा हमारा स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। हमारा पुराना स्कूल ज्यादा अच्छा था। हाँ पापा, सच में मुझे भी स्कूल में जाने का मन नहीं करता। मेरे स्कूल में सारे फ्रेंड्स पैसे लेकर आते हैं, पर मम्मी हमें आजकल पैसे भी नहीं देती है। धीरे धीरे इसी तरह 2 साल बीत गए। घर में फांकों की नौबत आ गई। एक दिन रमेश बहुत उदास था। अपनी मजबूरी पर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, जिनको छुपाने के लिए वो अपने घर के पीछे बने बगीचे में चला गया। वो बगीचे में बेचैनी से टहल रहा था, तभी उसने देखा कि केले के पेड़ से एक केला गिर पड़ा। उसने पेड़ की तरफ नजरें उठाई तो लगा कि पेड़ का हर केला उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। तुम मेरा चिप्स क्यों नहीं बनाते? केले के चिप्स? हाँ, अगर मैं इन केलों का चिप्स बना सकूं तो शायद कुछ काम बन जाए। रमेश ने पेड़ से कुछ केले तोड़ लिए और घर में आकर उसे छील काट कर कहाड़ी में तेल डालकर चिप्स की तरह तल दिया। उसके ऊपर काला नमक और चाट मसाला डालकर, गुड्डू, गुड़िया, जल्दी आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। पापा ये तो गोल वाले चिप्स हैं। खाकर देखो कैसे हैं। बच्चों ने जैसे ही चिप्स मुंह में डाला, वाह पापा, ये तो बहुत मजेदार और टेस्टी है। बच्चों, आपको पता है इस केले के चिप्स में बहुत ज्यादा आयरन होता है, और आपको पता है ना कि आयरन हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। माँ, मेरे टिफिन में भी आज यही दे देना, मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। माँ, मेरे टिफिन में भी। रमेश और सुनीता ने उनके टिफिन में केले के चिप्स दे दिए। स्कूल से वापस आकर, पापा मेरे फ्रेंड्स को चिप्स बहुत पसंद आए, हमें रोज टिफिन में यही दे दिया करो। क्यों ना इसी चिप्स को ही मैं अपना धंधा बना लूं। उस दिन वो सब्जी मंडी जाकर बहुत सारे केले खरीद लाया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर ढेर सारे चिप्स बनाए। रमेश ने उसे रंगीन पैकेट्स में पैक कर दिया और सुनीता घर घर जाकर उन्हें बेच आई। धीरे धीरे उनके चिप्स लोगों को पसंद आने लगे, डिमांड बढ़ गई। तब बड़े बड़े कारोबारियों से केले लेने होंगे। मैं आज जाकर बात करता हूँ। कुछ सालों में ही उनका काम बढ़िया चल निकला। उन्हें चिप्स बनाने के लिए एक किराए की जगह लेनी पड़ी। धीरे धीरे काम ने जोर पकड़ लिया। आर्थिक स्थिति सुधर गई। अब तो उन्होंने काम के लिए बहुत सारे आदमी भी रख लिए थे। बच्चे अपने पुराने स्कूल में पढ़ने लगे। 4 साल में उन्होंने बहुत तरक्की की। अब हमें चिप्स बनाने के लिए
किराए की जगह छोड़कर अपनी खुद की जगह ले लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। एक बड़ा घर खरीद लेते हैं और उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। साथ में ही चिप्स के लिए बड़ी सी जगह भी देख लेंगे। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनको अलग कमरा चाहिए होता है। कुछ दिनों में ही उनके पास गाड़ी, बंगला सब हो गया। अब तो वो लोग बहुत अमीर हो गए थे। पैसे की चमक ने बच्चों पर भी पूरा प्रभाव डाला था। रोज उनकी शाम क्लब और पार्टियों में ही बीतने लगी। एक दिन सुबह सुबह, गुड्डू, गुड़िया, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। मम्मी, शाम को बात करते हैं, अभी कॉलेज के लिए देर हो रही है। मॉम, आज मुझे रात को आने में देर हो जाएगी। मेरी फ्रेंड का जन्मदिन है। सुनीता चुप रही और उसे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। ज्यादा पैसे की चमक दमक में कहीं बच्चों के कदम बहक न जाएं। तुम इन्हें थोड़ा कंट्रोल करो। सुनीता, तुम्हें याद है जब हमारी दुकान बंद हो गई थी तब हमने 2 साल के लिए कितनी मुश्किलें झेली थी। अब तो बच्चों को चैन से जीने दो, चिंता क्यों करती हो? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। चलो देखा जाएगा, सब ठीक ही होगा। सुनीता, कल तैयार रहना, जरा अपना पुराना घर देखकर आते हैं। हाँ चलो, बहुत दिन हो गए हैं। दूसरे दिन सुबह बच्चों के कॉलेज जाने के बाद दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर पुराने घर की तरफ चल पड़े। 1 घंटे में वो लोग वहाँ पहुँच गए। दोनों घर के बाद बगीचे की तरफ चले गए। वहाँ जाकर सुनीता के आंखें भर आई। मेरा आधे से ज्यादा समय इसी बगीचे में ही निकलता था। कितना वीरान हो गया है ये। तुम एक माली यहाँ भी क्यों नहीं रख देते हो? रखा था, पर कोई दिखता ही नहीं है। बहुत पैसा मांगते हैं। घूमते घूमते वो दोनों उसी केले के पेड़ के पास से निकले। अरे देखो, ये पेड़ भी कैसा सूख गया है, इसको कटवा ही देते हैं। तभी ऊपर से एक सूखा हुआ केला तपाक से नीचे गिर गया। और रमेश, तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो, पर अपनी जड़ों को भूल गए हो। याद करो, जब तुम उस समय परेशान होकर बगीचे में घूम रहे थे, तब मैंने ही तुम्हें चिप्स बनाने का आइडिया दिया था, जिसकी वजह से आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो और आज मुझे ही कटवाने की सोच रहे हो। मत भूलो कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरी ही वजह से है। मुझे माफ कर दो, मैं सचमुच अपनी जड़ों को भूल गया था। मैं इस बगीचे को फिर से वैसा ही बना दूंगा, तुम मुझसे नाराज मत हो। दूसरे ही दिन रमेश अपने साथ बहुत सारे मजदूर लेकर आया और पूरे बगीचे को खुदवाकर वहाँ ढेर सारे केले के पेड़ लगवा दिए और 2 माली रख दिए। अब तो नाराज नहीं होना? सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब से कभी भी धन दौलत के नशे में अपनी जड़ों को मत भूलना, तभी एक सफल इंसान बनोगे। रमेश उसके बाद से हर रविवार को पूरे परिवार के साथ अपने पुराने घर में जाकर केलों को पानी देता, उनके साथ बातें करता। अब उनका जीवन पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया था। जादुई चिप्स ने उन्हें बहुत ऊपर पहुंचा दिया था। मनीष की एक किताबों की दुकान थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उनकी दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई से कूदने की वजह से मनीष के पैरों में प्लास्टर लगाना पड़ गया था। प्लास्टर तो खुल गया, पर एक ऑपरेशन करवाना होगा। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा? कम से कम 30,000 तो लगेगा ही। ठीक है, सोचकर बताऊंगा। ऑपरेशन कराने के लिए पैसे कहाँ थे? अभी भी उसके पैरों में दर्द रहता था, जिसकी वजह से उसे बैसाखी के सहारे चलना पड़ता था। धीरे धीरे पूरा साल बीत गया था। एक दिन उसकी पत्नी, अब हमारा खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे इलाज के लिए भी तो पैसे चाहिए, कहाँ से लाएंगे हम पैसे? सब कुछ तो भस्म हो गया। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी उनकी बेटी प्रिया स्कूल से आई। माँ, आज मुझे नूडल्स के पकोड़े खाने हैं। तुम्हें पता है हम कितनी मुश्किल से दिन गुजार रहे हैं। तभी प्रिया रसोई में से नूडल्स के पैकेट्स लेकर आई। ये देखो ना, कितने सारे नूडल्स के पैकेट तो रखे हैं। ओह, ये कहाँ थे? उसी रसोई वाली अलमारी में माँ। सुमन तुरंत उसने नूडल्स को उबालकर उसके पकोड़े बनाए और मनीष को भी एक प्लेट लाकर दे दिया। तभी मनीष का दोस्त ललित आ गया। उसकी पास में ही चाय की दुकान थी। आओ ललित, पकोड़े खाओ। देखो, सुमन ने नूडल्स के पकोड़े बनाए हैं। अरे वाह, नूडल्स के पकोड़े। हाँ, प्रिया का बड़ा मन था नूडल्स खाने का।
ये तो बड़े स्वादिष्ट हैं। भाभी, आज थोड़ा अधिक पकोड़े बना लीजिए, शाम को अपनी दुकान पर भी रख दूंगा। आजकल बच्चे ये सब बहुत पसंद करते हैं। ठीक है भाई साहब, पर नूडल्स तो खत्म हो गए हैं। भाभी, मैं नूडल्स अभी भिजवा देता हूँ। अगर ये बिक गए तो हम नूडल्स के पकोड़े भी बेचा करेंगे। चाय के साथ ये कुरकुरे पकोड़े बहुत मजेदार लगेंगे। ललित ने थोड़ी देर में ही ढेर सारे नूडल्स भिजवा दिए। ठीक है, अभी आधे घंटे में तुम आकर पकोड़े ले जाना। सुमन ने नूडल्स के पकोड़े बनाकर उस व्यक्ति को दे दिया। शाम को ललित भागते हुए उनके घर आया। अरे यार मनीष, नूडल्स के पकोड़े तो तुरंत ही खत्म हो गए। ये नूडल्स लेकर आया हूँ, क्या भाभी थोड़े और पकोड़े बना देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुमन, देखो ललित क्या कह रहा है। क्या हुआ? सुमन को ललित ने सारी बात बताई। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, मैं अभी बना देती हूँ। सुमन ने तुरंत पकोड़े बनाकर ललित को पकड़ा दिए। रात को 9 बजे ललित बड़ी खुशी खुशी मनीष को 2000 रुपए देते हुए, मेरे भाई, मुझे रोज नूडल्स के पकोड़े मिल जाए तो मेरा भी धंधा थोड़ा चल निकलेगा और तेरी भी कुछ आमदनी हो जाएगी। सुमन और मनीष को ललित का ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया। 2000 रुपए देखकर तो सुमन का उत्साह और भी बढ़ गया। घर की जैसी हालत थी, उसमें 2000 की रोज की आमदनी बहुत मायने रखती थी। इलाज कराने में सारी बचत खत्म हो गई थी। मैं पकोड़े बनाकर 4 बजे ही तैयार कर दूंगी, बस आप किसी को भेज देना। ठीक है भाभी, आप बुरा ना मानो तो ये कुछ एडवांस पैसे रख लीजिए, धीरे धीरे चुका दीजिएगा। ठीक है, शाम को आप किसी को भेज दीजिएगा। सुमन ने घर का सारा काम खत्म किया। इन दिनों मनीष का भी काम काफी बढ़ गया था। जब अचानक इंसान का शरीर मजबूर हो जाए तो अनायास ही क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इतने दिनों से घर पर बैठे बैठे वो काफी चिड़चिड़ा भी हो गया था। तुम खाना खा लो तो मैं पकोड़े की तैयारी करूं। रोज हमारी इसी तरह आमदनी होती रही तो हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे। तुम्हारे लिए कितना काम बढ़ जाएगा। मैं ठीक होता तो तुम आराम से घर में आराम करती ना। ऐसा क्यों सोचते हो? आखिर इतने दिनों तक तो तुम्हारी कमाई से ही घर का खर्चा चलता रहा ना। फिर जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं ऐश करूंगी। सुमन ने फटाफट खाने का काम समेटा और तुरंत बाजार से नूडल्स के पैकेट्स और तेल लेकर आई। आते ही पकोड़े की तैयारी शुरू कर दी। 4 बजे ललित की दुकान से लड़का आया और पकोड़े ले गया। आधे घंटे बाद ही ललित आ गया। अरे भाई मनीष, कमाल हो गया लगता है। सब घर से पेट धोकर आ रहे हैं। सारे पकोड़े तो खत्म हो गए। भाभी, कुछ पकोड़े और बना देंगी क्या? हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ, आप बैठ जाइए थोड़ी देर। ललित को पकोड़े देकर जब वो मनीष के पास बैठी तो, सुमन, मैं सोच रहा हूँ जब नूडल्स के पकोड़े लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं तो क्यों ना हम खुद ही इन पकोड़ों की दुकान खोल लें। सोच तो मैं भी यही रही थी, पर तुम्हारे दोस्त को बुरा नहीं लगेगा? बुरा तो लगता है, पर हमें अपना पेट भरना है तो हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना। हमारे पास तो जीविकापार्जन का कोई साधन भी नहीं है। मैं आज ही उससे बात करता हूँ। तुम देख लो, मैं तो बना दूंगी, बल्कि पकोड़े के साथ चटनी भी बना दूंगी। जब तक मेरे पैर ठीक नहीं होते हैं मैं यहीं घर के बाहर एक तख्त पर बैठकर सब बेच डालूंगा। रात में जब ललित आया तो बड़ा खुश था। उसने मनीष को पैसे थमा दिए। यार, भाभी के हाथों में तो जादू है। ग्राहक उंगलियां चाट चाट कर पकोड़े साफ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ तू खुद ही अपनी एक दुकान खोल ले। मुझसे जो मदद हो सकती है मैं करने को तैयार हूँ। ललित, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे पास अपना घर चलाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तुम हमारे जीवन में देवदूत बनकर आ गए मेरे भाई। चल चल, ज्यादा जज्बाती मत हो। जब तेरी स्थिति सुधर जाएगी तो पैसे लौटा देना, बस। ललित के जाने के बाद उन दोनों ने दूसरे दिन पकोड़े बनाने के लिए सारा इंतजाम कर लिया और सुबह ही एक तख्त पर रखकर उस पर नूडल्स के पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। नूडल्स के पकोड़े 1 महीने में इतने फेमस हो गया कि उन्हें अपनी दुकान पर आदमी रखना पड़ा। सुमन, क्यों ना हम एक बड़ी दुकान खरीद लें? हम इस जगह से कहीं नहीं जाएंगे। खरीदना है तो घर खरीदेंगे। ये घर ही पूरा दुकान में बदलवा देंगे। एक बार बड़ी मुश्किल से ग्राहक बने हैं, कहीं दूसरी जगह जाने पर ग्राहक बनाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये बात तो सही है।
धीरे धीरे उनका धंधा चल निकला। उन्होंने पास में ही एक घर खरीदा और घर वाली जमीन में ही दुकान बढ़वा लिया। 1 साल हो गए थे। एक दिन, सुनो, कल चलकर डॉक्टर से मिलते हैं। कब तक बैसाखी के सहारे चलोगे? ऑपरेशन करवा लो, अब तो पैसे भी हैं अपने पास। लेकिन 1 हफ्ते तक दुकान किसके सहारे छोड़ेंगे? प्रिया के सहारे छोड़ेंगे, वो छोटी थोड़ी रह गई है। 1 हफ्ते बाद ही मनीष का ऑपरेशन हुआ। प्रिया ने अपनी निगरानी में नूडल्स के पकोड़े बेचे। जिस दिन मनीष को हॉस्पिटल से आना था, प्रिया खूब सारे नूडल्स के पकोड़े लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ उसने डॉक्टर्स को भी पकोड़े खिलाए। डॉक्टर को तो नूडल्स के पकोड़े इतने पसंद आए कि भाई मनीष, तुम जाओ, मगर मेरे लिए ये पकोड़े बीच बीच में भेजते रहना। 3 महीने बाद मनीष अब बिल्कुल ठीक हो गया था। एक दिन डॉक्टर साहब का फोन आया कि हेलो मनीष, आज शाम मेरे घर में पार्टी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नूडल्स के पकोड़े मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊं। तुम्हारा क्या विचार है? डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं पकोड़े लेकर आ जाऊंगा। दूसरे दिन शाम को मनीष पकोड़े लेकर गया। सब नूडल्स के पकोड़े खाकर बड़े ही खुश थे। दूसरी सुबह डॉक्टर साहब का फोन आया। मनीष, आज से मेरे अस्पताल की कैंटीन में तुम्हारे नूडल्स के पकोड़े का एक काउंटर होना चाहिए। एडवांस कितना चाहिए बता दो। ओह डॉक्टर साहब, आपकी बहुत कृपा है, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। उसी दिन मनीष ललित के पास जाकर, ललित, मुझे अस्पताल की कैंटीन का ठेका मिला है। मैं अकेला सारा काम नहीं संभाल सकता हूँ। मेरे धंधे में भागीदारी करना चाहते हो? नेकी और पूछ पूछ, मेरी चाय की दुकान संभालने के लिए तो लड़के हैं। दोनों ने मिलकर अस्पताल की कैंटीन में नूडल्स के पकोड़े का काउंटर खोल लिया। सुमन घर की दुकान संभालने लगी। कुछ ही दिनों में उनके पास बहुत पैसे हो गए। एक दिन, ये नूडल्स के पकोड़े की सफलता का पूरा श्रेय मेरी प्यारी प्रिया को जाना चाहिए। हाँ, और साथ में ललित को भी। हाँ, पर जिसने पकोड़े बनाए उसको सबसे ज्यादा जाना चाहिए। अब उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं थी।